नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने एक न्यूज़ श्रृंखला को चला रखा है, उसी के तहत आज तारीख है 26 अगस्त और आज का करंट अफेयर आपके सामने है। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। उस पर क्लासें भी डल जाती हैं, आप लोग देख भी लेंगे कि क्लास कब आ रही है। वैसे अगर देखा जाए तो हर दिन रात्रि 9 PM पर ये जो क्लास है वो चल जाती है। चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रश्नों की सूची। स्टेल्थ फाइटर जेट किस से भारत ने करार किया है? गौहर सुल्तान ने क्रिकेट से संन्यास लिया, किस देश से संबंधित हैं? हाल ही में किस देश के लिए अकाल फैमाइन की घोषणा की गई है? भारत का पहला फिनटेक हब कहां खोला गया? FSSAI के नए CEO कौन हैं? 26वां दिव्य कला मेला कहां आयोजित हुआ? यूक्रेन ने 24 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया, इसके बारे में देखेंगे। टाइफून काजकी चक्रवात कहां आया? और लास्ट में हम देखेंगे MCQs हर बार की तरह। चलिए सबसे पहले स्टेल्थ फाइटर जेट फ्रांस। भारत ने फ्रांस के साथ स्टेल्थ फाइटर जेट तकनीक पर सहयोग किया है। DRDO और डेसॉल्ट एविएशन के बीच यह करार हुआ है। इससे भारत की वायुसेना को अत्याधुनिक तकनीक मिलेगी। फ्रांस की कंपनी सैफरन, याद रखिएगा इस कंपनी का नाम सैफरन, राफेल के M88 इंजन निर्माता अब भारत के साथ मिलकर AMCA के लिए नया इंजन बनाएगी। समझौते की जो मुख्य बातें हैं, 120 kN थ्रस्ट वाला इंजन भारत फ्रांस मिलकर बनाएंगे। निर्माण भारत में HAL द्वारा होगा। फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको जो याद रखना है वो है सैफरन, मेन ये फ्रांस की जो कंपनी है। और इसके बाद में 120 kN थ्रस्ट वाला इंजन, ये पुराने जो इंजन थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अत्याधुनिक है। आगे चलते हैं। FSSAI के नए CEO कौन है? तो अभी कौन है इस समय पर? अब जो इसके नए CEO बन रहे हैं वो हैं रजित पुन्हानी। रजित पुन्हानी 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें हाल ही में FSSAI का CEO नियुक्त किया गया है। इसको फसाई भी कहते हैं। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में भी कार्य किया है। फसाई भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक सरकारी संस्था है जो भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों को नियंत्रित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और मानक युक्त भोजन मिले। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गौहर सुल्तान अफगानिस्तान, अब ये कौन है? देखिए ये दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक गौहर सुल्तान क्रिकेटर हैं जो महिला हैं, जो भारत की हैं, और एक गौहर सुल्तान अफगानिस्तान से संबंधित हैं। तो यहाँ पर गौहर सुल्तान भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। पूरा नाम है इनका गौहर सुल्तान। इनका जन्म स्थान हैदराबाद भारत में है। उनका योगदान युवा क्रिकेट विकास में भी रहा। अभी हाल ही में इनके द्वारा संन्यास लिया गया है। एक और गौहर सुल्तान है जो कहाँ से संबंधित हैं दोस्तों? अफगानिस्तान से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए। यूक्रेन ने 24 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया। यूक्रेन इंडिपेंडेंस डे 24 अगस्त। यूक्रेन ने 1991 में USSR से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 2025 में यह उनका 34वां स्वतंत्रता दिवस था। युद्ध के बावजूद देश ने उत्साह से यह दिन मनाया, क्योंकि हम जानते हैं यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है। अब देखिए यूक्रेन इंडिपेंडेंस डे 24 अगस्त, थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यूक्रेन ने 1991 में USSR से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 2025 में यह उनका 34वां स्वतंत्रता दिवस था। युद्ध के बावजूद देश ने उत्साह से यह दिन बनाया। 24 अगस्त 1991 यूक्रेन की जो संसद है ने एक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पारित किया, जिसमें यूक्रेन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। यह घोषणा सोवियत संघ में तख्त पलट की विफल कोशिशों के तुरंत बाद हुई थी, जिसने कई गणराज्यों को स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किया। इसके बाद 1 दिसंबर 1991 को एक जनमत संग्रह होता है, जिसमें 92% से अधिक नागरिकों ने स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया। क्लियर है? चलिए, टाइफून काजकी चक्रवात कहां आया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपके पास में ऑप्शन ये भी आ सकता है दक्षिणी चीन सागर या वियतनाम, दक्षिणी चीन सागर, ये सब आसपास में ही है। तो टाइफून काजकी वियतनाम के तटीय क्षेत्रों में आया। भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी। स्थानीय प्रशासन ने राहत के कार्य जो है वो शुरू कर दिए हैं। याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम अभी ये टाइफून काजकी आया हुआ है। वहां पर चक्रवात अक्सर आते रहते हैं।
एक और अलग से क्लास आप लोगों को मिलेगी जो चक्रवात से ही संबंधित होगी। तो पिछली साल में जितने भी चक्रवात आए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे, और जो जो मेन चक्रवात हैं जो अक्सर आया करते हैं उनको भी कवर करेंगे। आगे चलते हैं। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर, पटना, बिहार में। यह मेला पटना में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट द्वारा आयोजित किया गया। इसमें दिव्यांगजन कलाकारों और उद्यमियों ने अपने हस्त निर्मित, मतलब हाथ से जो चीजें बनाई जाती हैं, उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई। उद्देश्य था समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। इस आयोजन में स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े, सजावटी वस्तुएं और खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए। यह मेला वोकल फॉर लोकल और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाता है। याद रखिएगा, 26वां दिव्य कला मेला पटना, बिहार में। ठीक है, आगे चलते हैं। गाजा में अकाल की स्थिति, फेमाइन इन गाजा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन ने 22 अगस्त 2025 को आधिकारिक रूप से गाजा में अकाल घोषित किया है। अकाल मतलब फेमाइन, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ये अकाल है कैसा, इसको समझिए। यह पश्चिम एशिया में पहली बार है जब किसी क्षेत्र को आईपीसी फेज 5 यानी कैटास्ट्रोफिक फेमाइन की श्रेणी में रखा गया। 50 लाख से अधिक लोग भयंकर भूख, कुपोषण और मृत्यु के खतरे में हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने इसे मानवता की विफलता और मैन मेड डिजास्टर कहा है, यानी कि एक ऐसी आपदा है जो आदमियों के द्वारा निर्मित की गई है। हमने अभी देखा, अभी कुछ समय पहले गाजा में काफ़ी ज़्यादा बमबारी इजराइल के द्वारा की जा रही थी। तो इसी के चलते या इसी के तहत हम देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आईपीसी ने 3 मानदंड पूरे होने के बाद यह घोषणा की। अब वो कौन कौन से हैं? 20% जनसंख्या को पर्याप्त भोजन ही नहीं मिल रहा है। हर दिन 10,000 में से 2 लोग सिर्फ भूख से ही मर रहे हैं। 30% से अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। यानी कि यहाँ की जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है और ख़राब है। इसीलिए ये जो क्षेत्र है गाजा, इसको यूएन ने क्या घोषित कर दिया है? अकाल या फेमाइन घोषित कर दिया गया है। और ये जो अकाल है ये मानव निर्मित है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला फिनटेक हब कहाँ स्थापित किया गया और इसका क्या उद्देश्य है? उत्तर, भारत का पहला फिनटेक हब भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय तकनीक, फिनटेक और बीमा तकनीक, इंश्योरटेक के क्षेत्र में नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस हब का नाम IGFTCH है, जिसे 22 अगस्त 2025 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने लॉन्च किया। यह भारत का पहला ऐसा केंद्र है जो फिनटेक और इंश्योरटेक दोनों क्षेत्रों को समर्पित है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये फिनटेक है क्या। फिनटेक दरअसल जो फाइनेंस की चीज़ें होती हैं, चाहे बैंक की बात करें, पेटीएम की बात करें, गूगल पे की बात करें, इन सब में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो जाना ही फिनटेक कहलाता है। अब आप फिनटेक को समझ रहे होंगे, तो इसी से संबंधित जो हब है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो भुवनेश्वर, ओडिशा में। चलिए आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य थोड़ा देख लें। स्टार्टअप्स को समर्थन देना, छात्रों को प्रशिक्षित करना। 7,000 छात्रों को 30 जिले में प्रशिक्षण देने की योजना है। नवाचार को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना। इस हब में सर्टिफिकेट इन फिनटेक, इंश्योरटेक नामक कोर्स भी शुरू किया गया है, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल फाइनेंस के सहयोग से चलाया जा रहा है। यह हब भारत को एशिया पैसिफिक इनोवेशन कॉरिडोर से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत 24 अगस्त 2025 को अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नारायणपुरा। स्थान वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद। तारीख थी 24 अगस्त से 30 अगस्त 2025। उद्घाटन समारोह 24 अगस्त को शाम 5:30 बजे आयोजित हुआ। प्रतिभागी देश 28 देशों से 291 एथलीट्स ने इसमें भाग लिया। उद्देश्य, यह प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो के लिए क्वालिफायर है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भारत के एक युवा और प्रतिभाशाली शूटिंग खिलाड़ी हैं, जो विशेष रूप से 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में माहिर हैं। हालिया उपलब्धि, कजाकिस्तान 2025 में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025। स्थान था शिमकेंट, कजाकिस्तान। तारीख 24 अगस्त 2025। इवेंट, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P। पदक इन्होंने कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक। याद रखिएगा, सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर
किस खेल से संबंधित हैं। हालिया उनकी उपलब्धि भी याद रखिएगा और ये उपलब्धि उन्होंने कहाँ पर हासिल की है, कजाकिस्तान में, इसको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ यदि ज़्यादा गहरा प्रश्न आता है तो वो ये पूछ सकते हैं कि इसमें ये कौन सी राइफल में मतलब प्रयोग करते हैं, शूटिंग करते हैं, तो 50 मीटर राइफल। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब हमारे जो आज के एमसीक्यूज हैं उनको देख लेते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस इवेंट में विशेष रूप से माहिर हैं? 10 मीटर एयर राइफल, 25 मीटर पिस्टल या 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन या स्कीट शूटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। यूक्रेन हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 24 अगस्त या 2 अक्टूबर को। तो ये कब मनाता है दोस्तों? अब भी अपन लोगों ने पढ़ा था 24 अगस्त को। ठीक है ना। चलिए, यूक्रेन ने किस वर्ष सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की थी? 1989, 1990, 1991 या 1992। तो इसका जो आंसर है वो 1991। अब जो प्रश्न आएंगे उसके आंसर आप लोगों को देने हैं। सैफरन किस क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी है? अब भी अपन ने चर्चा की थी जब हम फ्रांस वाली खबर को पढ़ रहे थे। तो इसकी जो ऑप्शन है वो है आईटी सर्विस, एरोस्पेस एंड डिफेंस, फार्मास्यूटिकल या ऑटोमोबाइल। चलिए आगे चलते हैं। सैफरन ने भारत को इंजन डेवलपमेंट में कौन सी खास सुविधा देने का वादा किया है? केवल लाइसेंस प्रोडक्शन, सीमित जानकारी, डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या आउटसोर्सिंग वर्क। क्लियर है। अब एक और प्रश्न आपके लिए है। FSSAI या फसाई के नए CEO कौन है? संजय कुमार, अमिताभ कांत, राजित पुन्हानी या गणजी कमला राव। तो दोस्तों आज की ये जो हमारी क्लास है इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं अगली तारीख में अगले करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।